नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग एक चर्चा आपके साथ। मैं हूं आदित्य धनराज। प्रतिदिन करते हम एक नई चर्चा। आज हम करेंगे नई चर्चा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आज़ाद हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत के कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है और देश के लिए खुशी खुशी अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीयों ने कितने संघर्ष किए हैं, लेकिन भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ विदेशी क्रांतिकारी भी हुए हैं। कुछ क्रांतिकारियों के नाम से तो आप परिचित है, जैसे कि मदर टेरेसा, जो कि एक महान समाज सेविका थी। लेकिन कुछ 2-4 और समाज सेविका हैं जिनके नाम से हम अपरिचित हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हम ऐसे ही कुछ नामों से परिचित होना चाहेंगे और आज की चर्चा में हम एक ऐसी समाज सेविका का बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसने अपने आप को भारत के लिए समर्पित कर दिया, जिसने अपना जीवन उन महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया जो समाज की कुरीतियों से गुजर रही थी। उसने अपना जीवन इस देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। तो भारत की स्वतंत्रता में सभी लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है मित्रों। तो हम सभी को उन सभी का आदर करना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। तो इसी के साथ हम उन महान क्रांतिकारी यानी कि एक महान समाज सेविका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जिन्हें भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। ये वही हैं जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनी थी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 27 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। मार्गरेट एलिजाबेथ बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि की थी। जब वो अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी तो वो बचपन से ही उनका शौक था कि वो अध्यापक बने और बचपन से ही वो दीन दुखियों की सहायता करती थी। और ख़ास कर वे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और जो महिलाएं पढ़ने से जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो उनकी सहायता करती थी। तो इसीलिए उन्होंने बचपन से ही अपना शौक बना लिया था और बचपन से ही एक अध्यापक बनना चाहती थी। आगे की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की। लंदन में वो जब अपनी आगे की पढ़ाई कर रही थी, उसके कुछ वर्ष बाद उन्होंने लंदन में ही एक स्कूल खोला जो महिलाओं के लिए था, जिसमें केवल महिलाएं ही पढ़ सकती थी। 1895 में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से होती है। तो मुलाकात के बारे में मैं आपको दोस्तों कुछ बताता हूँ कि क्या हुआ था। दोस्तों, 1895 को स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की यात्रा से लंदन आए थे, क्योंकि लंदन के एक संगठन ने स्वामी विवेकानंद जी को निमंत्रण दिया था। स्वामी विवेकानंद जी 1895 में लंदन आए और लंदन में वो जिस घर में ठहरे थे, वहीं के एक व्यक्ति ने मार्गरेट एलिजाबेथ को स्वामी विवेकानंद जी के भाषण सुनने के लिए बुलाया। कि क्या हुआ था दोस्तों, जो मार्गरेट एलिजाबेथ थी वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से बहुत ही ज़्यादा परिचित थी और उनकी एक इच्छा थी कि वो स्वामी विवेकानंद जी से मिले, लेकिन उन्हें ऐसा मौका कभी मिला नहीं था। लेकिन जब वो लंदन में पढ़ा रही थी और जिस व्यक्ति ने मार्गरेट एलिजाबेथ को बुलाया था वो उनके ज़्यादा संपर्क में थी और उस व्यक्ति ने मार्गरेट एलिजाबेथ को उनके लिए बुलाया। जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति के माध्यम से सुना कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के भाषण सुनने के लिए बुलाया जाता है, तो वो इतनी खुश थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो तुरंत आना चाहती थी। और एक अगले दिन वो स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एवं उनके भाषण सुनने के लिए वहाँ आई। और स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे तो मार्गरेट एलिजाबेथ उनके भाषण को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी और इतने ध्यानमग्न से उनके भाषण सुन रही थी और उनके भाषण से वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई और वहीं से उन्होंने ठान लिया कि वो एक अच्छी समाज सेविका के रूप में अपना आगे का करियर बनाएंगी। और कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद जी ने भी मार्गरेट एलिजाबेथ जी से मुलाकात की और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि मार्गरेट एलिजाबेथ में जो गुण थे, उन्होंने एक आग देखी उनके अंदर
उन्होंने देखा कि ये जो महिला है, यदि ये भारत में हो तो भारत की महिलाओं को उन कुरीतियों से आगे निकाल सकती है, उन कुरीतियों से उन महिलाओं को अपने विकास के लिए बढ़ा सकती हैं। यानी कि जो महिला की, आप जानते हैं कि भारत में उस समय कौन कौन सी कुरीति थी, सती प्रथा थी, विधवा थी, बाल विवाह जैसी प्रथाएं थीं और महिलाओं को पढ़ने के लिए वंचित रखा है। तो ऐसी कुप्रथाओं को हटाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को मार्गरेट एलिजाबेथ में एक ऐसी आग देखी, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एलिजाबेथ को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया। उसके 3 साल बाद यानी कि 1898 में एलिजाबेथ भारत आई। जब वो भारत आ रही थी तो वो इतनी प्रसन्न थी, क्योंकि उस समय 1895 में क्या हुआ था कि मार्गरेट एलिजाबेथ जी जब उनके ध्यानपूर्वक भाषण सुन रही थी तो वो उन्हें ऐसा लगा कि मैं एक अच्छी सेविका बनूं, यानी कि अच्छी समाज सेविका का कार्य करूं। लेकिन समाज सेविका का कार्य कहाँ करूं? तो उन्हें लगा कि ऐसा मुझे कोई अच्छा स्थान दिखता है तो भारत है। इसीलिए उन्होंने भारत आने का निश्चय उसी समय कर लिया था, लेकिन आने का कोई कारण नहीं था और उसी समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कह दिया कि आप भारत आइए। लेकिन कुछ कारण वो 3 वर्ष बाद 1898 में भारत आई और डायरेक्ट वो स्वामी विवेकानंद जी से मिली। स्वामी विवेकानंद जी उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी समय उन्हें दीक्षा दी और भगवान बुद्ध के मार्ग पर जाने के लिए उनसे कहा। और उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनका नाम भगिनी निवेदिता नाम रखा कि आज से आपको भगिनी निवेदिता के नाम से जाना जाएगा, और हमेशा उन्हें भगिनी के नाम से पुकारा करते थे। और कुछ वर्ष बाद ही भगिनी निवेदिता जी कलकत्ता चली गई अपने समाज सेवा के कार्य करने के लिए। कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु परमहंस जी की पत्नी माँ शारदा जी के संपर्क में एलिजाबेथ जी कार्य करने लगी और वहीं पर उन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की। भगिनी निवेदिता जी थी, वो गांव-गांव जाती थी, गली-गली जाती थी, रोड-रोड निकला करती थी और उन महिलाओं को पढ़ने के लिए, यानी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बुलाया करती थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति थी नहीं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है, लेकिन निवेदिता जी थी, वो जाती थी और उन महिलाओं को पढ़ने के लिए उकसाया करती थी और बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन जब एलिजाबेथ यानी निवेदिता जी गांव-गांव और गली-गली जाती थी, महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी, तो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, क्योंकि वो एक विदेशी थी और इसीलिए शायद जो महिलाएं थी उनके साथ पढ़ना चाहती थी और उनके विद्यालय में अपना दाखिला करवाना चाहती थी। 1899 में कलकत्ता में भीषण बीमारी फैल गई, एक महामारी आ गई। इस महामारी में काफ़ी लोग रोग से ग्रसित हो गए और एलिजाबेथ जी ने अपनी चिंता किए बिना उन सभी लोगों की सेवा की और अपनी जान की परवाह किए बिना उन सभी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें उस महामारी में मलेरिया का रोग भी हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक हो गई। जब दोस्तों वो कलकत्ता में समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही थी, तभी उन्हें पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी की तबीयत खराब हो गई है, यानी कि 1902 में। तो भगिनी निवेदिता जी तुरंत स्वामी विवेकानंद जी से मिलने चली आईं। उन्होंने 2 जुलाई 1904 को भगिनी निवेदिता जी स्वामी विवेकानंद जी के पास मिलने पहुंची। वहां देखा कि स्वामी विवेकानंद जी की तबीयत खराब थी लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। तो भगिनी निवेदिता जी ने देखा, उनसे बातें की और स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि आप जो कार्य कर रही हो हमेशा उस कार्य को करते रहना और समाज सेवक के रूप में, और इस जो आपने जो कार्य किया है, जो महिलाओं की सेवा हमेशा करते रहना, महिलाओं को पढ़ने के लिए हमेशा उकसाता रहना, उन्हें प्रोत्साहित करना। और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार जैसे ही उन्हें पता चला तो एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा टूट गई अपने हृदय में और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन
स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात और उनसे कही थी कि उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस संसार को अलविदा कह दूं तो तुम कभी दुखी मत होना, तुम अपना कार्य बरकरार रखना और इस समाज को हमेशा एक नए रास्ते पर ले जाते रहना। जब स्वामी विवेकानंद जी लेटे हुए थे, यानी कि उनका मृत शरीर पड़ा हुआ, मतलब कि शैया पे लेटा हुआ था, तो भगवा कपड़े से उनका शरीर ढका हुआ था। तो भगिनी निवेदिता जी थी, उनके कपड़े को एक अंश लेना चाहती थी, क्योंकि वो उस कपड़े को अपने गुरु का आशीर्वाद के रूप में लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये लेना ठीक नहीं लगा और इसीलिए वो कपड़ा नहीं ले पाए। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार किया गया तो वो दाह संस्कार के स्थान पर भी पहुंची, और जब सभी लोग दाह संस्कार करके चले गए तो मार्गरेट एलिजाबेथ के पीछे से एक ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने हाथ स्पर्श किया है, तो उन्होंने पीछे देखा कि एक जला हुआ कपड़ा उनके पास आ जाता है, जो कि दाह संस्कार के समय जब वो शव उनका जल रहा था तो वहाँ से वो कपड़ा जलकर हवा के माध्यम से उड़कर उनके पास आ गया था। तो इसलिए उन्होंने उस कपड़े को वहाँ रख लिया और उस कपड़े को अपने गुरु के आशीर्वाद के रूप में उन्होंने रखा, और फिर वो दोबारा से अपने गुरु की प्रेरणा यानी आशीर्वाद को लेकर समाज सेवा का कार्य शुरू करने लगी। और फिर वो वापस कलकत्ता चली गई। कलकत्ता में ही उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर जी से हुई, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस समय एक बहुत ही महान लेखक थे और वो काफ़ी ऐसी कहानियाँ लिखते थे जो महिलाओं को, उनकी कुरीतियों को हटाने के ऊपर आधारित वो कहानियाँ लिखती थी। तो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई थी एलिजाबेथ, और वहीं पर उनकी मुलाकात जगदीश चंद्र बसु जी से भी हुई थी, क्योंकि वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे और काफ़ी रिसर्च करते थे और वो उनके काफ़ी अच्छे संपर्क में थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1911 में दुर्गा पूजा के दिन वो दार्जिलिंग घूमने गई थी। घूमने के बाद दार्जिलिंग में गई थी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो वो देश के लिए वहीं शहीद हो गई। और दार्जिलिंग में ही एक सेतु का नाम निवेदिता जी के नाम पर रखा गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक बांग्ला के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ गांगुली ने उनके बारे में कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भगिनी निवेदिता, यानी कि निवेदिता जो नाम उनका दिया था, उसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया सही मायने में इसके अर्थ क्या हैं। तो उन्होंने अर्थ बताया सही मायने में कि निवेदिता का अर्थ होता है जिसने अपने आप को अपने गुरु के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि निवेदिता का वास्तविक एवं सही अर्थ यह है कि जिसने महिला एवं महिलाओं की शिक्षाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसा कहा था। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एक आयरलैंड की एक विदेशी महिला भारत की किसी भी रूप से स्वतंत्र कराने की, उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भी कांग्रेस के अधिवेशन उनमें भी उन्होंने प्रतिभाग किया, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षाओं के लिए कार्य किया। तो देखिए, विदेशी लोग हैं और भारतीय लोग हैं, इन सभी ने कार्य किया है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि देखिए, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चाहे उसने थोड़ा सा भी कार्य किया है, हमें उसे याद करना चाहिए। इसीलिए हम अपनी चर्चा में प्रत्येक दिन ऐसे ही क्रांतिकारियों का नाम आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी उन नाम से परिचित हो सके। तो इसके साथ दोस्तों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई चर्चा पर। बने रहिए हमारे साथ। #एक चर्चा आपके साथ।